देखिए, आप लोग की मांग भी कि हिंदी पेडागोजी का एक बार रिवीजन कर दिया जाए, जिससे कि हम लोग गलतियां एग्ज़ाम में नहीं करें। ठीक है, तो आप लोगों के मांग के अनुरूप हम वही करने जा रहे हैं। जो कैप्सूल नोट्स आप लोगों को दिए हैं, आप लोगों ने उनका अध्ययन किया होगा। देखिए, कई बार हिंदी पेडागोजी में आपको पूछा जाता है कि भाषा क्या है, इससे संबंधित क्वेश्चन क्या किया जाता है, पूछा जाता है। 2-4 ऑप्शन दे देता है, सही ऑप्शन को आपको क्या करना होता है, चुनना होता है। तो आप लोग हमेशा दिमाग में रखिए कि भाषा जो है अभिव्यक्ति का माध्यम है। अभिव्यक्ति माने अपने विचारों को जो दूसरों तक हम रखते हैं न, यानी अपने विचारों को प्रकाशित करना अभिव्यक्ति है। तो भाषा जो है अभिव्यक्ति का क्या है, माध्यम है। यह संप्रेषण का माध्यम है। देखिए, अभिव्यक्ति से बड़ा टर्म क्या हो गया, संप्रेषण। संप्रेषण मीन्स संवाद करना, अपने विचार को हूबहू दूसरों तक पहुंचाना और दूसरे के विचार को फिर क्या करना, ग्रहण करना। दोनों चीज़ किस में आता है, संप्रेषण में आता है। तो भाषा जो है वो संप्रेषण का भी माध्यम है। भाषा ज्ञान अर्जन का क्या है, साधन है। किसी भी विषय का यदि हम ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं तो हमको भाषा की क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। तो भाषा ज्ञान अर्जन का साधन है। भाषा जो है सभ्यता और संस्कृति के विकास में क्या है, सहायक है। और सबसे बड़ी बात जो याद रखनी है कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। इस बात को हमेशा आपको क्या रखना है, याद रखना है ना। यानी भाषा नियमों में बंधी हुई होती है और उन नियमों का हम उल्लंघन नहीं कर सकते। तो भाषा क्या है, आपको एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ये तो यदि भाषा क्या है इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे तब। अब है कि भाषा का स्वरूप जो है क्या क्या होता है ना। हाँ, भाषा परिवर्तनशील भी होती है, चेंजिंग उसमें होते रहता है। अब है कि भाषा का स्वरूप। देखिए, भाषा का जो है 2 तरह का क्या होता है, स्वरूप होता है। एक होता है अस्थायी स्वरूप और दूसरा होता है अस्थायी स्वरूप। तो भाषा का जो वाणी स्वरूप है, यानी भाषा जो हम व्यक्त करते हैं वह या तो बोल करके करते हैं या लिख करके करते हैं। तो वाणी स्वरूप जो है वह अस्थायी स्वरूप है और लिखित स्वरूप जो है वह अस्थायी स्वरूप है। वाणी स्वरूप को अस्थायी स्वरूप इसलिए कहते हैं क्योंकि वाणी स्वरूप में हम परिवर्तन कर सकते हैं। और आपको यह भी पता है कि एक भाषा की बहुत सारी क्या होती है, बोलियां होती है। अब हिंदी को ही हम ले ले तो हिंदी बोलने का जो लहजा है वह आपको दिल्ली का अलग है, यूपी का अलग है, एमपी का अलग है, राजस्थान का अलग है, बिहार का अलग है। तो एक ही हिंदी भाषा में बहुत सारी क्या है, बोलियां हैं। लेकिन लिखित स्वरूप जो है वो मानक होता है। वो चाहे किसी भी स्टेट में हो, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो इसलिए लिखित स्वरूप अस्थायी स्वरूप होता है और वाणी स्वरूप अस्थायी स्वरूप
होता है ना। मेरे बात को समझ रहे हैं? ये हो गया भाषा के स्वरूप के बारे में। वाणी जो है वह छोटी अवधारणा है और लिखित भाषा जो है वो व्यापक क्या है, अवधारणा। स्वरूप में सर साइन भाषा भी आएगा। हाँ, सांकेतिक भाषा भी आ सकता है। अब है लिपि, स्क्रिप्ट ना। किसी भाषा को लिखने के लिए जिन संकेत चिन्हों का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उन संकेत चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। और जानते हैं एक भाषा को एक से ज़्यादा लिपि में लिखना क्या है, संभव है। एक भाषा को एक से ज़्यादा लिपि में लिखना संभव है। जैसे हम हिंदी भाषा को आप लोग दो तरह की लिपि अच्छी तरह जानते हैं, एक देवनागरी और एक रोमन। तो हिंदी भाषा को आप दोनों लिपि में लिख सकते हैं और लिखते भी हैं। मोबाइल में टाइप करते हैं AA RAH रहा, HU हूँ, आ रहा हूँ न। तो वहाँ आप अंग्रेजी नहीं लिख रहे हैं, आप हिंदी को ही रोमन लिपि में क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। और वहीं यदि आप लिखेंगे आ रहा का रहा, तो वह क्या हो जाएगा, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि। तो लिपि क्या है, किसी भी भाषा के जो ध्वनि हैं, वर्ण हैं, अक्षर हैं, उनको लिखने के लिए जिन संकेत चिन्हों का हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, लिपि है। और एक भाषा को एक से ज़्यादा लिपि में क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। जैसे कि अभी आपको भारत में हिंदी हो गया, नेपाली हो गया, मैथिली हो गया, भोजपुरी हो गया, मराठी हो गया, गुजराती हो गया न। इन सारे भाषाओं को देवनागरी लिपि में क्या किया जाता है, लिखा जाता है न। अंग्रेजी को रोमन लिपि में लिखा जाता है। पंजाबी भाषा को गुरुमुखी लिपि में क्या किया जाता है, लिखा जाता है न। उर्दू भाषा को फारसी लिपि में लिखा जाता है। तो ये हो गया किसके बारे में, लिपि के बारे में। ठीक है। तो भाषा क्या है, बोली और भाषा यानी वाणी स्वरूप और लिखित भाषा में क्या अंतर है। इनके बाद लिपि क्या है, इनके बारे में आप लोग समझ गए। व्याकरण, व्याकरण जो है वह भाषा के नियमों को क्या करती है, बतलाती है ना। व्याकरण भाषा की परिवर्तनशीलता पर लगाम लगाती है। आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि बच्चे जब विद्यालय आते हैं ना, तो उनको भाषा के व्याकरण की जानकारी होती है, नियमबद्ध व्यवस्था की जानकारी होती है। तब न वह विद्यालय आकर के बोलता है कि सर मेरा नाम रोहन है। वह ऐसा तो नहीं बोलता कि रोहन है नाम मेरा न। मतलब वो व्याकरण की दृष्टि से हाँ, लेकिन वो अवगत नहीं है, मतलब उनको ये समझ नहीं है कि ये व्याकरण की दृष्टि से सही है गलत, लेकिन व्याकरण वो क्या करता है, जानता है। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि छोटी कक्षाओं में, जिस कक्षा के लिए आप टीचर बनने जा रहे हैं, वहाँ व्याकरण को सबसे कम महत्व देना है। व्याकरण को ज़्यादा महत्व नहीं देना है और व्याकरण को एक अलग विषय के रूप में नहीं पढ़ाना है, बल्कि संदर्भ में व्याकरण पढ़ाना है। आप जो साहित्य पढ़ा रहे हैं, जो भी भाषा पढ़ा रहे हैं, जो भी पाठ पढ़ा रहे हैं, उनमें जो व्याकरण आया, आप उस व्याकरण को क्या कीजिएगा, बताइएगा। व्याकरणिक त्रुटियों को क्या कीजिएगा, नज़रअंदाज कीजिएगा। धीरे धीरे बच्चा व्याकरण जानेगा, सुधार होगा। यानी मानक भाषा पर शुरुआत से ही हमको जोर नहीं देना है। यदि हम ऐसा करते हैं तो इससे
बच्चों की अभिव्यक्ति क्षमता जो है अवरुद्ध होती है ना। यानी व्याकरण पर ज़्यादा जोर निगेटिव रूप में लेना है, किसको? व्याकरण को। अब है व्याकरण भी समझ गए। साहित्य किसको कहते हैं? तो भाषा का जो लिखित रूप होता है उसको हम क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। किसी भी भाषा का जो साहित्य होता है वह उस भाषा को बोलने वाले समाज का क्या होता है? दर्पण होता है। उस भाषा को बोलने वाले समाज का क्या होता है? दर्पण होता है। साहित्य की 3 तरह की विधाएं होती है। एक गद्य होता है, एक पद्य होता है, एक चंपू साहित्य होता है। गद्य माने कहानी के रूप में जो रहता है ना, तो वो गद्य है, जिसमें तुकबंदी हो, लय हो, छंद हो, अलंकार हो, उनको क्या कहते हैं? पद्य कहते हैं। और गद्य और पद्य के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? चंपू साहित्य कहते हैं। अब गद्य साहित्य की भी बहुत सारी क्या है? विधाएं हैं, विभिन्न तरह की छटाएं हैं। कहानी, निबंध, नाटक, एकांकी, आत्मकथा, आत्मसंस्मरण, जीवन वृत्त न, ये सब क्या है? गद्य की विधाएं हैं। पद्य जो है वो कविता हो गया न, वो कविता एक सिंगल कविता के रूप में भी हो सकती है, खंड काव्य के रूप में भी हो सकता है, महाकाव्य के रूप में भी हो सकता है। और चंपू हो गया गद्य और पद्य के मिश्रण को चंपू कहते। तो ये आपको प्रारंभिक बातें हो गई किसके बारे में? भाषा, व्याकरण, साहित्य, लिपि न, वाणी, इन सब के बारे में 1-2 क्वेश्चन आपको इससे रहेंगे ना। फिर मैं आगे बता रहा हूँ, दूसरा वीडियो बना देता हूँ उसका ना। इसको बंद कर दीजिए तो तब तक।